हेलो एवरीवन, आज है 24 जुलाई और हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द एडिटोरियल। तो पहला आर्टिकल है काकरा पार 3 रिएक्टर मेंस जीएस पेपर 3। टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो काकरा पार 3 एक एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के ज़रिए 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक पैदा किया जाएगा। ठीक है। तो इसका डिज़ाइन क्या है? इसका डिज़ाइन यह है कि एटॉमिक पावर प्लांट के ज़रिए ये इलेक्ट्रिक पैदा करने का एक मीडियम्स जो है इस पर काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो इससे हमारा ये होगा कि पावर टारगेट जो है ये पूरा होगा। और जो ये सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है। PSWR यूजेज नेचुरल यूरेनियम एज ए फ्यूल एंड हैवी वाटर एज ए मॉडरेटर। तो ये जिस मीडियम से ये एनर्जी पैदा करेगा ये बिल्कुल सेफ़ है और इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में किया जाएगा और हेवी वाटर मॉडरेटर होगा इसके अंदर, जिसको टरबाइन करके एनर्जी पैदा की जाएगी। ठीक है। टरबाइन में फ्यूज़न होता है और फिर उसमें एक एनर्जी पैदा होती है जो एक दूसरे को पुश करती है और फिर एनर्जी पैदा होती है। तो ये बिल्कुल सेफ़ होगा। ये जिस पावर प्लांट के ज़रिए यहाँ पर एटॉमिक पावर प्लांट के मीडियम से यहाँ पर जो एनर्जी पैदा की जाएगी ये बिल्कुल सेफ़ होगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल सेफ़ होगा, मतलब नेचुरली तौर पर सेफ़ होगा, क्योंकि फ्यूल के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल होगा। तो 700 मेगावाट पावर इसमें जो है पैदा की जाएगी। तो ये आप इसमें याद रखें। तो इसको होल्ड कौन करेगा, मतलब किसके अंदर में ये होगा? तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर होगा। ठीक है। कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी हो सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑपरेटर्स ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन इन इंडिया। तो ये था पहला आर्टिकल, जिसमें कि आपको जो इम्पोर्टेंट था वही मैंने बताया। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, ये दूसरा आर्टिकल है। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? कई सारे ट्रिब्यूनल है हमारे देश में जो केसेस को कह ले इन्वायरमेंट के केसेस को देखती है, या फिर कोई ऐसे केसेस को देखती है जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी है। आपने पढ़ा था, कल ही पढ़ा था कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ये क्या होता है कि कंपनी के इशूज़ को वो डील करती है। तो कई सारे ट्रिब्यूनल होते हैं। तो जो ट्रिब्यूनल होता है उनका जजमेंट काफ़ी लैंडमार्क होता है और वो जजमेंट ऐसा होता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी उसके खिलाफ चैलेंज नहीं की जा सकती। तो ट्रिब्यूनल का एक अपना अलग ही इम्पोर्टेंस है। तो मेंस जैसे पर 2 कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये केसेस बताया जा रहा है कि रोज़र मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक केस। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिब्यूनल जो है ये सरकार के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। मतलब ट्रिब्यूनल अपना एक फ्री बॉडी होगा और उनकी जो काम करने का जो तरीका होगा बिल्कुल फ्री होगा और इंडिपेंडेंट होगा। रोजर मैथ्यू साउथ इंडियन बैंक केस में सुप्रीम कोर्ट 2017 में ये बातें कही थी। तो अभी क्या है? तो देखिए ये है कि अभी सरकार जो ट्रिब्यूनल है ये आता है, ये किसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है। तो किसी मिनिस्ट्री के अंदर ट्रिब्यूनल आता है तो जाहिर सी बात है जो ट्रिब्यूनल के अंदर जो केसेस होते हैं ज़्यादातर केसेस तो सरकार से ही जुड़ी हुई रहती है। और फिर ट्रिब्यूनल के ऊपर पावर भी अगर सरकार का ही होगा तो फिर ट्रिब्यूनल कैसे निष्पक्ष होकर काम कर पाएगा? तो 2017 में जो लैंडमार्क जजमेंट था रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक केस, तो इस केस को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया गया कि ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करेगा और इस पर मिनिस्ट्री का कोई पावर मतलब दखल नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन ये बातें कहने के बाद भी लेकिन ये इम्प्लीमेंटेड अभी भी नहीं है। ठीक है। तो इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखिए क्या है। देखिए अगर ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंस होगा तो वो काम वर्क अच्छा से कर पाएगा। सरकार तो कोई भी प्रोजेक्ट को जो है क्लियर कर सकती है, लेकिन अगर ट्रिब्यूनल ही अगर वो एकदम वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो फिर कोई भी प्रोजेक्ट सपोज डेट कोई जो कि हमारे पर्यावरण को और वहाँ के लोगों को रिहेबिलिट कर रही हो या फिर बहुत ज़्यादा डिजास्टर कुन हो, तो ट्रिब्यूनल जो है जो लैंडमार्क जजमेंट देती है उसके पास रिसर्च टीम होता है और कई सारे जो है प्रोसेस होता है। तो सारे प्रोसेस को अगर जो है अगर स्किप करके अगर ये काम की जाएगी तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें नुकसान हो सकती है। तो एक नया कानून जो लाया गया है कि ट्रिब्यूनल को मिनिस्ट्री के अंदर रखा जाएगा। तो ये इसको लेकर ये बयान की जा रही है कि 2017 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जो है ट्रिब्यूनल से संबंधित ऑर्डर दिए। 1997 में एल चंद्र कुमार केस में, आर गांधी 2010, मद्रास बार एसोसिएशन 2014 और स्विस रिबन्स 2019 केसेस में। तो सुप्रीम कोर्ट का यही ऑर्डर था। ठीक है।
तो वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में यही बात सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंडमार्क जजमेंट कई सारे केसेस में दिया कि ट्रिब्यूनल को जो है उनको इंडिपेंडेंटली तौर पर काम करने की परमिशन होनी चाहिए। तो फिर जो मिनिस्ट्री लॉ के अंदर जो ट्रिब्यूनल आती है, ये आती है ट्रिब्यूनल एस टी एस सी जो मिनिस्ट्रीज़ है उसके अंदर जो आती है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये आना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। तो देखिए सवाल ये है कि ये सजेशन की जा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर होनी चाहिए। तो ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स कंप्लेंट अगेंस्ट मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल कैन बी द मेड टू द सेम पेरेंट्स मिनिस्ट्रीज। तो सिलेक्शन ऑफ एडजुडिकेटिंग मेंबर, तो इसको सिलेक्ट देखिए, तो सिलेक्ट ट्रिब्यूनल के मेंबर को सिलेक्ट कैसे किया जाता है। द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री अगेंस्ट विद द ट्रिब्यूनल इज टू पास ऑर्डर इज द मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर ऑफ एडजॉइनिंग। तो पहले एक सिलेक्ट कमेटी होती है, ठीक है, तो वो सिलेक्ट कमेटी जो है पास करती है मेंबर को। दूसरा, सिस्टम ऑफ सिलेक्शन मेंबर्स आर वाज क्रिटिसाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन मद्रास बार एसोसिएशन केस। तो सुप्रीम कोर्ट देखिए पूरी तरीके से ट्रिब्यूनल को ये चाहती है कि ट्रिब्यूनल पूरी तरीके से निष्पक्ष तौर पर काम करे। तो सिलेक्शन कमेटी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये क्रिटिसाइज किया था। ये केस था मद्रास बार एसोसिएशन केस, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी केस पढ़ रही है ट्रिब्यूनल के इंडिपेंडेंट को लेकर ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जितने सारे यहाँ जजमेंट है 1997 का, 2010 का, 2014 का, 2019 का, ये सभी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का ट्रिब्यूनल के वायलेशन के संबंध में ही ये सब जो है जजमेंट दी थी। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन कमेटी की जो बात थी इसमें भी इन्होंने जजमेंट दिया था। तो अपॉइंटमेंट कैसे होती है, द न्यू रूल्स हैव ए प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट नॉन जुडिकल मेंबर टू ट्रिब्यूनल। तो देखिए जो ट्रिब्यूनल में जो मेंबर जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं वो रिटायर जज होते हैं, एक्स जज होते हैं, ठीक है। जो रिटायर हो जाते हैं वही जज होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 65 साल की उम्र में जज रिटायर हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। तो ये रिटायर्ड जज ही होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो जजमेंट है यहाँ पर, यानी कि जो रूल्स जो नए लेकर के आ रही है पार्लियामेंट, तो इसमें ट्रिब्यूनल में ऐसे लोगों को भी ले लिया जाएगा जो नॉन जुडिकल मेंबर होंगे, ठीक है। तो ये भी एक वायलेशन है, ये केस वायलेशन है। आर.एस. प्रोनाउंसमेंट इन आर गांधी केस का ये वायलेशन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि ट्रिब्यूनल के अंदर नॉन जुडिकल मेंबर नहीं हो सकते। नॉन जुडिकल मेंबर समझ रहे, मतलब जुडिशरी के बाहर का कोई बंदा नहीं हो सकता है, जुडिशरी का ही बंदा होगा। वो रिटायर्ड जज होंगे या फिर कोई ऐसे जज होंगे जो उनके पास एक्सपीरियंस होगा, या फिर वो पहले से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या फिर में काम कर चुके होंगे। तो वे फॉरवर्ड क्या है, द इंडिपेंडेंस and the ability of the tribunal to reduce the burden on the regular judiciary can be guaranteed only if they are independent। ट्रिब्यूनल का इंडिपेंडेंट होना जुडिशरी के काम को और आज़ाद करती है और इंडिपेंडेंट करती है और ईजी करती है। तो जुडिशरी के पास जो बर्डन पहले से है, करोड़ों की तरह जो है केसेस जो हमारे जुडिशरी सिस्टम में पेंडिंग है, और अगर ट्रिब्यूनल के साथ अगर ये चीज़ें की जाएगी तो ये चीज़ें और ज़्यादा आगे नुकसान करेगी। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको ध्यान रख करके ही जो है इशूज़ को देखना चाहिए, ट्रिब्यूनल को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तीसरा आर्टिकल है फाइनेंसिंग इंडिया स्टिमुलस। तो मेंस जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो स्टिमुलस का मीनिंग क्या होता है, देखिए स्टिमुलस का मतलब होता है सपोर्ट करना, सहारा देना। तो सहारा देने का भी बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अभी पेंडेमिक की वजह से काफ़ी, और इससे पहले भी हमारी ग्रोथ काफ़ी स्लो चल रही थी, और पेंडेमिक ने बहुत स्थिति को और ज़्यादा ख़राब कर दिया। तो सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंसमेंट किया, ठीक है। तो पैकेज अनाउंसमेंट किया तो सरकार को सबसे बड़ा परेशानी ये थी कि पैकेज तो अनाउंसमेंट किए, लेकिन फ़ंड कहाँ से रेज करेंगे, ये मतलब ये जितने भी जो अमाउंट जो सरकार ये कहाँ से लेकर के आएगी। तो अब देखिए सवाल ये है कि सरकार जो है इसके रेस करने के जो है मैकेनिज़्म ढूंढ लिए, ठीक है। पहला ये है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, सरकार के पास मैकेनिज़्म जो है ये करेंसी को प्रिंट कर सकती है, या फिर फॉरेक्स रिजर्व जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसका इस्तेमाल कर सकती है, चाहे वो जो गोल्ड में हो चाहे वो डॉलर में हो। तो देखिए इसका क्या मतलब, अगर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी अगर कर ले तो इसका नुकसान क्या है। देखिए जो सरकार जो आरबीआई के पास जो लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ जो है आरबीआई के पास, चूँकि लाइबिलिटीज़ के हिसाब से ही जो है करेंसी प्रिंट होती है। तो लाइबिलिटीज़ कम होगा और करेंसी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि रुपया ज़्यादा हो जाएगा, तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि सिक्योरिटी के तौर पर जो फॉरेक्स रिजर्व गोल्ड होता है, तो ये हमारे करेंसी को एक बैलेंस संतुलन बना के रखता है। अगर हमारी करेंसी अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हमारी रुपया डॉलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, करेंसी ज़्यादा छापने की जो नतीजे हैं, तो ये चीज़ है। और देखिए अगर देखें इस 1997 गवर्नमेंट एंड आरबीआई साइंड एन एग्रीमेंट टू स्टॉप ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन।
तो 1997 में सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन एग्रीमेंट साइन किया था। तो इस एग्रीमेंट में क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे? तो देखिए, द गवर्नमेंट स्टिल नीड इशू बॉन्ड टू ऑफसेट आरबीआई लायबिलिटी। तो इसमें यह था कि अगर सरकार को पैसे चाहिए तो जो आरबीआई के पास जो मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म के थ्रू जो है आरबीआई जो है सरकार के लिए पैसे अरेंज कर सकती है। जैसे कि आरबीआई क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है। ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड जो लोग खरीदते हैं उनको कुछ इंटरेस्ट भी दिया जाता है, और फिर वो जो पैसे होते हैं वो सरकार, ये एग्रीमेंट 1997 में हुआ था कि सरकार के लिए फंड रेज करने का काम आरबीआई करती थी। ठीक है, तो बॉन्ड इशू करके या फिर जो है कई सारे मतलब आरबीआई के पास टूल होता है। तो इवन देयर वाज नो सच एग्रीमेंट, लेकिन अभी जो एग्रीमेंट ऐसा कुछ नहीं है सरकार और आरबीआई के बीच में, तो ये काफ़ी मतलब जो है ये मैकेनिज़्म होना चाहिए। दिस वुड इंक्रीज गवर्नमेंट डेब्ट। तो इससे होगा ये, जो सरकार जो फंड रेज करने के जो तरीके हैं, या फिर फॉरेस्ट रिजर्व को इस्तेमाल करना, जो कि $500 बिलियन हमारे पास है, और दूसरा है करेंसी प्रिंट करना। तो इसके कंसिक्वेंसेस सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होगा कि सरकार के कर्ज बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा फॉरेन रिजर्व भी खर्च होगा और फिर हमारी करेंसी भी कमज़ोर हो जाएगी, तो कर्ज हमारे ऊपर बढ़ जाएगा। तो आरबीआई के पास जो महंगाई को रोकने का जो टूल्स होता है, वो आरबीआई के पास वो टूल भी नहीं रहेगा, क्योंकि आरबीआई को जो है अपने जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं उनका कीमत जो है घट जाएगा, उनकी कीमत कम हो जाएगी। और फिर हो जाएगा मोनेटाइजेशन द गोल्ड हेल्ड बाय द हाउस होल्ड। तो गवर्नमेंट विल बाय गोल्ड फ्रॉम द हाउस होल्ड इन एक्सचेंज फॉर इट्स बॉन्ड। तो फिर क्या होगा, जो गोल्ड है, ठीक है, तो जो जिसके पास है वो चाहेगा कि उस गोल्ड को ही ज़्यादा वो रखे। ठीक है, चूँकि पैसे की कीमत, करेंसी कम हो जाएगी, कीमत अगर गिरेगा दाम, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे गोल्ड और सिल्वर और ये सब चीज़ें में जो है उसको कन्वर्ट कर लिया जाए। तो ये नुकसान होगा। आरबीआई विल बी द एन एक्यूमुलेटेड गोल्ड विद द न्यूली प्रिंटेड करेंसीज। तो कंसिक्वेंसेस इसके ये और भी कई सारे हैं। अगर दे वुड ऑल्सो इंक्रीज द गवर्नमेंट डेब्ट। तो इससे भी मतलब दोनों के बारे में बताई जा रही है कि इससे दोनों में नुकसान है। ठीक है, और फॉरेक्स रिजर्व यूज करना जो हमारे पास है, ये काफ़ी मतलब जो हमारी रेटिंग कम हो जाएगी इंटरनेशनली तौर पर, काफ़ी जो है ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सरकार के पास जो फंड रेज करने के जितने भी मीडियम्स है, इस मीडियम को आरबीआई के साथ एग्रीमेंट करने के बाद और भी कई सारे जो टूल्स है उसका इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, तो जो टूल सरकार इस्तेमाल कर रही थी वो ये थे कि जो है डिसइन्वेस्टमेंट सरकार कर रही थी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो अपने जो शेयर है कंपनी में, वो शेयर को बेच रही है। तो सरकार फंड रेज करने के लिए इस्तेमाल, लेकिन अभी जो सरकार जो कदम उठाने जा रही है, इससे भी नुकसान ही है टोटली देखा जाए तो। ये था आज का आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।